बात अब अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर की जाए तो क्या दिल्ली में भी आ सकता है इतना भयंकर भूकंप? क्या दिल्ली झेल पाएगी 7.7 तीव्रता वाला भूकंप? नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर ओपी मिश्रा से आप जानिए कि उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर। देश से लेके विदेश तक लगातार छोटे बड़े भूकंप के झटके जो है वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। और अगर इस महीने की बात करें तो बीते महीने में ही 150 से ऊपर भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। तो किस तरीके से आखिर क्यों लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं? क्या ये छोटे छोटे झटके कोई बड़े रूप में आकर क्या आगे जाकर मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, या फिर क्या दिल्ली में भी, क्योंकि एपिसेंटर जो है वो नापा गया है, तो आने वाले समय में क्या दिल्ली में भी कोई बड़ा भूकंप जो है वो आने वाला है? इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के। उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की हम तस्वीरें जहां पर हम मौजूद हैं उसकी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर पूरे ही देश विदेश में जो भी अर्थक्वेक आते हैं उनका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। हालांकि में सबसे रिसेंट अर्थक्वेक जो है वो आज 11:38 पे आया है, जो अफगानिस्तान में आया है। उसका एपिसेंटर जो है वो 3.9 नापा गया था। इसी तरीके से अफगानिस्तान की बात हो, चाहे इंडिया के भी कोई भी स्टेट की बात हो, हर एपिसेंटर जो है वो यहाँ पर नापा जाता है। पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम स्क्रीन जो है वो लगाई गई है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में, जहां पे हर एक कलर कोड के जरिए हर चीज मॉनिटर जो है वो की जा रही है। क्या डेप्थ थी, क्या एपिसेंटर था, क्या लोकेशन थी, और इसके जरिए रिसर्च वर्क जो है वो टीम के द्वारा किया जाता है। टीम भी लगातार 24/7 जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करती है और हर एक चीज अगर बात करें तो हर एक एक्सपेक्ट पे काम जो है वो किया जाता है। क्योंकि देश में भी अगर बात करें, भारत में भी लगातार भूकंप के छोटे बड़े झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल म्यांमार में जिस तरीके से बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया, उसके बाद भारत में भी लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। इस पे बातचीत करने के लिए ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, हम मैप के जरिए भी समझे तो देखे म्यांमार में अगर रिसेंट अर्थक्वेक की बात करें तो काफी ज्यादा डिजास्टर जो है वो देखने को मिला, तबाही देखने को मिली। वहीं म्यांमार के जो झटके थे उसने आसपास के इलाकों में भी तबाही मचाई और दिल्ली में भी झटके महसूस किए गए। तो अगर ये पूरा सिनेरियो समझे तो किस तरीके से निकल के सामने? देखिए, मैंने कहा कि ये जो म्यांमार का जो अर्थक्वेक हुआ है वो सुंडा प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट के बीच में एक बहुत ही बड़ा सगाइंग फॉल्ट है, जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट वो है जो दो रॉक के ब्लॉक का एक रिलेटिव मोशन को इंडिकेट करता है। तो ये जो है सिंधुविन बेसिन में जो सगाइंग फॉल्ट है, जो 1200 किलोमीटर लंबा है नॉर्थ से साउथ तक, और इसके साउदर्न पार्ट में आपका बैंकॉक है। तो ये जो अर्थक्वेक इतना दिन के बाद जो यहाँ पर हुआ 7.5 मैग्नीट्यूड का हमारे मेजरमेंट में, तो ये पूरी जो जब अर्थक्वेक जहाँ पर होता है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, एपिसेंटर जोन बोलते हैं। जब वहाँ से जब अर्थक्वेक हुआ तो वो स्ट्रेस जो रिलीज होता है वो किधर की तरफ जाएगा, तो वो जो है साउथ की तरफ गया, क्योंकि साउथ की तरफ उसको इजी प्रोसेस मिला। रॉक वीकर मिले, वो रॉक टूटता गया, टूटते टूटते आपको पूरा बैंकॉक तक गया। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पर जितने अर्थक्वेक शेकिंग जो बिल्डिंग के से मीट किए, तो बिल्डिंग के जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी होता है अर्थक्वेक के शेकिंग से मैच हुआ, वो बिल्डिंग गिर गए। और या हो सकता है स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी बहुत कम था, शेकिंग फ्रीक्वेंसी, तो वो भी गिर गए। तो ये डिजास्टर जो है वो एक फॉल्ट जोन के चलते हुआ। और नॉर्थ ईस्ट इंडियन के जितने स्टेट हैं, ये अच्छा है कि 390 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी हमारा जो इंडो बर्मा आर्क है, ये इंडो बर्मा आर्क एक बैरियर की तरह काम किया, जिसमें कि ये इंडो बर्मा आर्क है जो बैरियर की तरह काम किया, जो उस रप्चर को उसके वेस्ट में नहीं जाने दिया। वो रप्चर आइदर ईस्ट में गया और नहीं तो साउथर्न डायरेक्शन में गया। इसीलिए जो मेन शॉक जो हुआ 7.5 का, वो काफ़ी खतरनाक था और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो साउथ के करीब 1100 किलोमीटर तक वो अपना जर्नी किया और उस रास्ते में जो आया उस बिल्डिंग को वो ध्वस्त किया। या जो बिल्डिंग में जो थे, क्योंकि कहा जाता है कि अर्थक्वेक से आदमी नहीं मारता, वो स्ट्रक्चर आदमी को मारता है। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर गिरने में जो थे वो काफ़ी इसमें जान माल की क्षति हुई। और हमारा इंडियन क्षेत्र भी शेकिंग फील किया, जैसे गारो जयंतिया में भी हुआ था, शिलोंग में हुआ, मणिपुर में कुछ अर्थक्वेक हुए, नागालैंड में थोड़ा हुआ। और उस तरह से शेकिंग इतना था कि जो भी इर्द गिर्द का जो है वो क्षेत्र को उसको महसूस किया। तो ये एक अलार्मिंग है कि अर्थक्वेक यदि इस क्षेत्र में हो रहा है तो आपकी स्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट होना चाहिए।
ये क्योंकि आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकती और आज के नॉलेज से हम अर्थक्वेक का फोरकास्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कब होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा। सर, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है और क्या पूरे विदेश देश में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये पता लगा पाए कि अर्थक्वेक आने की संभावना या फिर कुछ जताया जा सके? देखिए, अर्थक्वेक आने की संभावनाएं तो हम जताए हैं। प्रिडिक्शन के 4 स्टेज हैं। हम लोगों ने अपना रिसर्च किया है, एनसीएस का ही रिसर्च है कि हमने 4 स्टेज में प्रिडिक्शन को बांटे हैं। जैसे आपको पहले कहा कि आप पूछिए कि अर्थक्वेक कहाँ होगा, हम आंख बंद करके बोलेंगे अर्थक्वेक जो है हिमालय में होगा, या अर्थक्वेक अंडमान निकोबार में होगा, या अर्थक्वेक भुज में होगा। ये जोनिफाई किया हुआ है कि ये जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है बाय डूइंग आवर स्टडी, क्योंकि वहाँ पर जो प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, कोलिजनल सबडक्शन टेक्टोनिक्स प्लस इंटर प्लेट के बाद ट्रिपल जंक्शंस और सब और आंतरिक मटेरियल्स जो हैं उसके बेसिस पर हम किए हैं। तो पहला है कि हम एंटिसिपेट करते हैं, फिर उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि क्यों ये अर्थक्वेक यहाँ पर ही होता है। उसका जस्टिफिकेशन साइंटिफिकली देते हैं कि यहाँ जो है अर्थक्वेक जो है फ्रेजाइल्स है, इनका मूवमेंट है काफ़ी कंप्रेस्ड है, इसलिए टूटेंगे। और फिर हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा अर्थक्वेक यदि 1950 में यदि आपका लोहित अर्थक्वेक अरुणाचल में हुआ है 8.7 का, तो इतना दिन तक नहीं हुआ, फिर हो सकता है करीब 70-80 वर्ष होने वाला है, तो हम फिर वेट कर सकते हैं कि वहाँ पर होगा। ये विश्व में ऐसे ही करता। तो क्या हुआ? एंटिसिपेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, ये हम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक यहाँ होगा, अर्थक्वेक होना है, अर्थक्वेक ड्यू है, अर्थक्वेक हो रहा है, ये सब हम बोल सकते हैं। लेकिन कब होगा, कितना डेप्थ पे होगा और कितना स्ट्रेंथ का होगा, यही है प्रिडिक्शन। ये ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप है, वी हैव नॉट स्टिल क्रॉस्ड। विश्व में कोई भी ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया। हम जो अर्थक्वेक आता है जिसको लोग अर्ली वार्निंग बोलते हैं, वो पी वेव होने के बाद, मतलब अर्थक्वेक हो जाता है, उसके बाद का जो वेव आते हैं वो डेंजरस होते हैं, जैसे एस वेव, सरफेस वेव। तो हम देखते हैं कि पी वेव के बाद कितना देर के बाद एस वेव आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि इपीसेंट्रल डिस्टेंस, मतलब सोर्स और रिकॉर्डिंग स्टेशन का कितना डिस्टेंस है। ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम मिलेगा, कम डिस्टेंस तो कम मिलेगा। तो इसलिए प्रिडिक्शन, फोरकास्ट और प्रायर टू अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक वार्निंग करना अभी तक विश्व में कहीं नहीं हुआ। लेकिन हम उसका जो है अध्ययन कर रहे हैं। साइंस कभी नहीं कहा था कि नहीं किया जा सकता। ये तब किया जाएगा जब इसकी पूरी प्रोसेसेस को सही से समझ जाएंगे। और आप जानती हैं कि पहले भी हार्ट और ब्रेन का ऑपरेशन संभव नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को मैकेनिज्म पता नहीं था। उसी तरह से हमें मैकेनिज्म पता लग जाएगा तो हम भी प्रेडिक्शन कर देंगे, हम भी फोरकास्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस है। अभी जो है वर्ल्ड इस पर काम कर रहा है। इसीलिए दूसरा तरीका ये है कि अर्थक्वेक के जो जान माल की जो क्षति हो रही है, या लोग मर रहे हैं, या बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना कवच की तरह बिल्डिंग बनाएं। जैसे बुलेट प्रूफ आपका जैकेट होता है, उसी तरह से मेरी बिल्डिंग अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट हो। इसलिए रेजिलियंट स्ट्रक्चर हम बनवा रहे हैं, और इसीलिए हम उसके लिए भी रिसर्च कर रहे हैं, जो सेस्मिक माइक्रोजोनेशन कहा जाता है, कि जोन को जोनिफाई करके करते हैं। जैसे दिल्ली में आपने पूछा, दिल्ली में बहुत बड़ा, दिल्ली कोई बड़ा भूकंप का केंद्र नहीं है, लेकिन जो हिमालय में बड़ा भूकंप आएगा वो इम्पैक्ट दिल्ली में पड़ेगा। इवन कि अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक होता है डीपर में, उसका भी शेकिंग दिल्ली झेलती है। क्योंकि आपको ने कहा कि एक फॉल्ट दूसरे फॉल्ट से कनेक्टेड है, पूरी जो है उसकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सोर्स कहाँ पर होगा अर्थक्वेक का, ये प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, दिल्ली जो है छोटे छोटे अर्थक्वेक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत से रिवर चैनल है, वाटर चैनल्स हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं। 3.5 पास्ट में भी 5 पॉइंट के करीब हुए हैं अर्थक्वेक। जो आपका वो महेंद्रगढ़ फॉल्ट है, या मथुरा फॉल्ट है, या आपका हरिद्वार रीज है, वो भी अभी बहुत से छोटे छोटे अर्थक्वेक जनरेट करता है, लेकिन बड़ा जो है उसका केंद्र नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, बेहद जानकारी वाली जो चीजें हैं वो ओपी मिश्रा जी ने बताई। और हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर भी काफी ज्यादा स्क्रीन्स जो हैं वो लगाई गई हैं, जिनको लेकर मॉनिटरिंग लगातार 24 घंटे चलती है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया गया, दिल्ली क्योंकि हिमालयन रीजन के पास आता है, इसलिए कोई भी बड़ा भूकंप का झटका जो है वो दिल्ली में महसूस किया जाता है। और किस तरीके से आने वाले दिनों में भी जो भूकंप के झटके हैं उनको लेकर भी मॉडल्स पे रिसर्च जो है वो भी टीम की तरफ से की जा रही है, ताकि भूकंप से पहले ही आने वाले दिनों में किस तरीके से रिस्क उसको लेकर उस पे भी प्रिडिक्शन किया जाए, और वहीं रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग जो है उसको भी बनाने की तैयारी जो है वो भी भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।